जितना भी मैं इस अध्याय को लिखना नहीं चाहूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे इस तरह के कई कड़वे मसौदों को निगलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। यदि मैं सत्य का पुजारी होने का दावा करता हूँ, तब मुझे यहाँ 13 वर्ष की उम्र में हुए विवाह के वर्णन का दुखद कर्तव्य निभाना है। जिस प्रकार मैं उसी उम्र के किशोरों को अपनी छत्रछाया में देखता हूँ और फिर अपने विवाह के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर दया आती है और उन्हें मैं अपनी पीड़ा से बचने के लिए बधाई देता हूँ। मैं अपने विचलित कर देने वाले बाल विवाह के पक्ष में कोई आदर्श विचार नहीं देख पाता हूँ। पाठकों को यहाँ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मेरा विवाह हुआ था, सगाई नहीं। काठियावाड़ में दो स्पष्ट रीतियां हैं, सगाई और विवाह। सगाई लड़के के माता पिता की तरफ से एक पूर्व वचन है और लड़की उनके पास विवाहोपरांत आएगी, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। बालक की मृत्यु से कन्या विधवा नहीं मानी जाएगी। ये समझौता दोनों के माता पिता के बीच माना जाता है और बच्चों का इससे कोई मतलब नहीं होता। अक्सर उन्हें इसके बारे में बताया भी नहीं जाता। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी 3 बार सगाई हुई थी, यद्यपि ये मेरे ज्ञान में नहीं थी। मुझे बताया गया कि 2 कन्याएं जिन्हें मेरे लिए चुना गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है मेरी 3 बार सगाई हुई। मुझे इसकी हल्की सी छवि याद है, यद्यपि मेरी तीसरी सगाई होने के समय मेरी उम्र 7 वर्ष की थी, लेकिन मुझे इसके बारे में बताया गया था या नहीं, यह मुझे याद नहीं है। इस अध्याय में मैं अपने विवाह के बारे में बता रहा हूँ, जिसे मैं बहुत स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ। ये याद रखना होगा कि हम 3 भाई थे, पहले का विवाह हो चुका था। घर के बड़ों ने मेरे दूसरे भाई, जो मेरे से 2-3 वर्ष बड़ा था, एक चचेरा भाई जो मुझसे 1 वर्ष बड़ा था और मैं, हम तीनों का विवाह एक साथ कराने का निर्णय लिया। ये सब करते हुए उन्हें हमारे कल्याण की कोई चिंता नहीं थी, हमारी इच्छा जानने की तो लेश मात्र भी नहीं। यहाँ प्रश्न केवल उनके अपनी सुविधानुसार और वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप था। हिंदुओं में विवाह कोई साधारण विषय नहीं है। दुल्हन और दूल्हे के माता पिता अक्सर इसमें अपने को बर्बाद कर देते हैं। वे अपनी दौलत, अपना समय व्यर्थ करते हैं। इसकी तैयारी में महीनों लग जाते हैं। वस्त्र और गहनों को बनाने और लोगों की दावत का इंतजाम करने में हर कोई इस व्यवस्था में संख्या और विभिन्न व्यंजनों की तैयारी में दूसरे पक्ष से ज्यादा करने को उत्सुक रहता है। स्त्रियां, चाहे उनमें सुर हो या न हो, गा गाकर अपना गला रुंधा लेती हैं, यहाँ तक कि बीमार भी हो जाती हैं। यही नहीं, वे अपने पड़ोसियों का चैन भी हराम करती हैं। ये सब शोरगुल और हंगामा धूल, मिट्टी और दावत के बाद की गंदगी को शांतिपूर्वक झेलते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक दिन समय आएगा जब वे भी इसी तरह का व्यवहार करते नजर आएंगे। हमारे बड़ों ने सोचा कि यह अच्छा रहेगा यदि इन सबको एक बार में और एक ही समय में निपटा दिया जाए। कम खर्चा और ज्यादा शानो शौकत के साथ, क्योंकि धन को खुलकर खर्च किया जा सकता है यदि उसे 3 बार की जगह एक बार में ही किया जाए। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों वृद्ध थे और हम उस पीढ़ी के अंतिम बच्चे थे जिनका विवाह होना अभी शेष था। इसी वजह से संभव है कि वे अपने जीवन का सबसे अच्छा और अंतिम समय उत्कृष्ट ढंग से मनाना चाहते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 3 विवाह एक साथ करने का निर्णय लिया गया और जैसा मैंने पहले भी कहा है, इन सब की तैयारी में महीनों लगे। इन सब हो रही तैयारियों के द्वारा हमें आने वाली घटना के बारे में पता चला। मुझे नहीं लगता कि ये सब मेरे लिए अच्छे कपड़े पहनना, गाना बजाना, ढोल धमाके, शादी, बारात, भव्य भोज और एक अनजान लड़की खेलने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं था। शारीरिक इच्छाएं बाद में जागृत हुई। मैं अपनी इस शर्म को पर्दे में रखना चाहता हूँ, सिवा उन कुछ विवरणों के अलावा जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ और बताने योग्य समझता हूँ। उन पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उनका मेरे केंद्रीय विचार या लक्ष्य से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, जिन्हें मैंने अपनी इस कहानी लिखने में सबसे आगे रखा है। इस प्रकार मुझे और मेरे भाई को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। अंतिम ड्रामे से पूर्व वहां कुछ रोचक घटनाएं घटी। उदाहरण के तौर पर हल्दी लेप में हमारे शरीर को हल्दी से मलना, लेकिन यहाँ मुझे इन सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता एक दीवान थे, फिर भी वे एक सेवक थे। ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ठाकुर साहब उन्हें बहुत मानते थे। वे अंतिम समय तक उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। जब वे इसके लिए राजी हुए, तब उन्होंने मेरे पिताजी के लिए विशेष सवारी का इंतजाम किया, जिसकी वजह से उनकी यात्रा 2 दिन पहले समाप्त हो गई, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। पोरबंदर राजकोट से 120 मील की दूरी पर है, गाड़ी द्वारा 5 दिन की यात्रा। मेरे पिताजी ने वह दूरी 3 दिन में तय की, लेकिन कोचवान ने तीसरे चरण में गाड़ी उलट दी और उन्हें कई जगह चोटें लगी। वे पट्टियों से लिपटे हुए घर पहुंचे। आने वाले समारोह में उनका और हमारा उत्साह और रुचि काफी कुछ खत्म हो गई थी, लेकिन रीति रिवाज और रस्मों को पूरा करना था, क्योंकि विवाह की तिथि कैसे बदली जा सकती थी। अपने पिताजी की चोट को भूलकर मेरा बालपन विवाह के उत्सव में शामिल हो गया। मैं अपने माता पिता के प्रति समर्पित था, लेकिन मैं अपने हाड़ मांस के जुनून के प्रति भी उतना ही समर्पित था जिसका शरीर गुलाम था। मुझे अभी यह सीखना बाकी था कि अपने माता पिता पर पूर्ण समर्पण के लिए मुझे अपनी खुशी और सुख को कम करना चाहिए, और जैसे कि मुझे मेरे सुख की इच्छा के लिए सबक और सजा देने के लिए एक घटना घटी जो तभी से मेरे मन को उद्वेलित करती रही, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। निशिकुलानंद का एक गाना है, वस्तुओं का त्याग बिना इच्छा के त्याग के क्षणिक होता है, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न करें। जब भी मैं इस गाने को गाता या किसी को गाते सुनता हूँ, तब वह कड़वी घटना मेरी स्मृति में वापस आ जाती है और मैं शर्म से मर जाता हूँ। अपनी चोट के बावजूद मेरे पिताजी ने बहुत साहस से काम लिया और विवाह समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तब आज भी मेरे दिमाग के सामने वह स्थान जहाँ बैठकर उन्होंने विवाह के रीति रिवाज की विभिन्न तैयारियों पर नजर रखी, वह सजीव हो उठता है।
उस समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन बाल्यावस्था में मेरा विवाह कर देने के लिए मैं उनकी कितनी आलोचना करूंगा। उस दिन मुझे सब कुछ सामान्य, सही और अच्छा लगा था। मैं भी विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था और उस दिन के सभी क्रियाकलापों में मुझे कुछ भी अनुचित नहीं लगा था। उस दिन की सभी चीजें मेरी स्मृति में जीवंत हैं। यहाँ तक कि आज भी स्वयं को सजीव रूप में देख सकता हूँ कि कैसे हम विवाह मंच पर बैठे थे, कैसे हमने सप्तपदी का पालन किया था, कैसे हमने नव विवाहित पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के मुंह में कसार रखा था और कैसे हमने एक साथ रहना शुरू किया। और वह पहली रात, 2 मासूम बच्चों ने स्वयं को जीवन के समुद्र में धकेल दिया था। मेरे भाई की पत्नी ने मुझे पहली रात्रि को मेरे व्यवहार पर प्रशिक्षण दिया था। मुझे पता नहीं किसने मेरी पत्नी को प्रशिक्षित किया था। मैंने इस बारे में उससे कभी कुछ नहीं पूछा और न ही ऐसा करने का अभी विचार है। पाठक निश्चित रूप से जानते होंगे कि हम एक दूसरे का सामना करते समय बहुत नर्वस थे। निश्चित रूप से हम दोनों बहुत शर्म से भरे हुए थे। मैं उससे कैसे बात करूंगा और उससे क्या कहूंगा। प्रशिक्षण नाकामयाब रहा, लेकिन ऐसे मामलों में प्रशिक्षण की वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती है। पूर्व जन्म की छाप इतनी शक्तिशाली होती है कि किसी प्रकार का प्रशिक्षण उथला ही लगता है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे थे। हम एक ही उम्र के थे, लेकिन मुझे एक पति का अधिकार जमाने में ज्यादा समय नहीं लगा।